हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि अगर आपके पास सॉलिड स्फीयर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द स्फीयर कैसे वेरी करती है और स्फीयर से बाहर जाने पर दूरी बढ़ने के साथ कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, वो हम लोगों ने देख लिया है। ऐसा ही हॉलो स्फीयर के लिए भी हम लोगों ने बात की है। आज हम अपने दूसरे एप्लीकेशन की तरफ पढ़ते हैं जहां हम ये कहेंगे कि हमारे पास लाइन चार्जेस हैं। आप इमेजिन करें, एक आर्बिट्री सिचुएशन ये है कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं जो कि एक सीधी रेखा में रखे हुए हैं। इस तरह की स्थिति में हम लोगों ने बताया था इससे पहले कि अगर बहुत सारे चार्ज इस तरह से लगे हुए हैं इनफाइनाइट लेंथ तक, तो आपका जो ये अरेंजमेंट होता है इसको कहेंगे लाइन चार्ज अरेंजमेंट, और इसके लिए लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा यानी जो चार्ज अपॉन लेंथ को डिफाइन करते हैं। अब अगर थोड़ा डिटेल में जाके बात करें तो गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हम इस तार को चारों तरफ से एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से घेरते हैं। ये चीज़ भले डेरिवेशन में नहीं है, लेकिन कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसको पूछ लेते हैं कि व्हाट शुड बी द शेप ऑफ, अगर शेप कैसा होना चाहिए गॉसियन सरफेस का इफ़ यू हैव अ लाइन चार्ज। तो जैसे यहाँ पर लाइन चार्ज है, प्लस लाइन चार्ज लगे हैं, तो इसकी गॉस लॉ के हिसाब से एनालिसिस करने के लिए हमें गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें किस तरह का गॉसियन सरफेस बनाना चाहिए। तो उसका आंसर होगा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जिसकी कोई लंबाई आप ले लो एल लेंथ की, फाइनाइट लेंथ की। तो भले आपका तार इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन आपका जो गॉसियन सरफेस होगा उसको आप फाइनाइट लेंथ का मान लो। ठीक है, तो ऐसे हालात में मान लो तार से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है और आपको उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। तो फॉर्मूला जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ का, वो होता है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पर 4 नहीं है, 2 पाई है, और आर स्क्वायर नहीं है, आर है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे चार्जेस आपके इकट्ठा हैं, एक लाइन में अरेंज हैं यहाँ पर, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उन के साथ दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान रखना, नॉर्मली क्या होता है स्फीयर केस में आर स्क्वायर चलता है, कूलम लॉ में भी आर स्क्वायर हम देखते हैं। तो वो आर स्क्वायर चूंकि दिमाग में इतना फंस चुका होता है, इसीलिए जब हम लाइन चार्ज के बारे में बात करते हैं तो फिर से हम आर स्क्वायर की बात सोचते हैं। पर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आर जो है आर के हिसाब से वेरी करता है, ना कि आर स्क्वायर के हिसाब से। अगर मैं आपसे पूछूं आर स्क्वायर एक स्लो इंक्रीज होता है कि 1/r एक स्लो इंक्रीज होता है, तो आप क्या कहोगे? तो यहाँ पर आप देखो, अगर कोई चीज़ आर स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रही है, इसका मतलब है आर बराबर 1 होने पे 1 है, आर बराबर 2 होने पे 1/4 है, आर बराबर 3 होने पे 1/9 है, आर बराबर 4 होने पे 1/16 है। तो देख लो तेजी से डिक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन अगर कोई चीज़ 1/r के हिसाब से चेंज हो रही है, इसका मतलब वो आर बराबर 1 होने पे 1 है, 1/2 है 2 होने पर, 3 है 3 होने पर, 1/4 है। तो आप देखो यहाँ पर इन दोनों स्थितियों में 1/r का वेरिएशन धीरे धीरे होता है, 1/r स्क्वायर का वेरिएशन तेजी से होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि लाइन चार्ज केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ बहुत तेजी से नहीं घटता है। कारण क्या है? कारण इसका एक ये है क्योंकि आपकी जो चार्ज है वो इनफाइनाइट लेंथ के हैं, इनफाइनाइट लेंथ के हैं आपके पास। तो जब आप दूर जाते हो तो ठीक है, कुछ चार्जों से आप दूर जा रहे हो, इन चार्जों से तो आप दूर जा रहे हो, लेकिन जब दूर जाते हो तो और चार्जों का भी इस पर प्रभावी होना शुरू हो जाता है। तो जैसे आप दूर जाते हो, अब आप और चार्जों को देख पा रहे हो तो उनका प्रभाव भी यहाँ पे होगा। तो इसकी वजह से क्योंकि बहुत सारे चार्ज अब आपको प्रभाव क्षेत्र में आ रहे हैं, फील्ड ऑफ व्यू आप कह लो उसमें आ रहे हैं, इसीलिए 1/r स्क्वायर के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं घट पाता, बल्कि 1/r के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। दैट इज इंट्यूशन आप यहाँ पर समझ सकते हो, और इस इंट्यूशन का हम और अभी देखेंगे जब हम शीट के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल आपके पास क्या है, ई किसके प्रोपोर्शनल है? लेमडा के। बात समझ में आ रही है? लेमडा क्या होता है? जितने चार्ज जितनी लेंथ। तो अगर कम लेंथ में ज़्यादा चार्ज है तो ज़्यादा चार्ज है ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्जों की प्रॉपर्टी होती है। तो ज़्यादा चार्ज डेंस आपके इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। और आर स्क्वायर पे ना डिपेंड होकर के आर पे डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि चार्जेस जो होते हैं वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अब सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज के ही चारों तरफ सारा मामला है और कोई चार्ज नहीं। इससे दूर जाओगे तो 1/r स्क्वायर हिसाब से चेंज होगी। लेकिन जब वहां बहुत सारे चार्ज हैं इस तरह से लगे हुए हैं, तो जब आप दूर जा रहे हो तो आप ज्यादा से ज्यादा चार्जों के फील्ड ऑफ व्यू में आ रहे हो, तो इसलिए उन सबका आपको डोनेशन मिलता रहेगा। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर से नहीं कम होगी, 1/r के हिसाब से कम होगी। तो एक तो ये हिसाब हो गया लाइन चार्ज के केस में। अब एक और वहां पर एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास चार्ज्ड सिलेंडर है, आप सोचो एक बेलन है, एक जैसे एक कवर होता है, सपोज आपके पास जैसे आपने रोल किया, जैसे ये टेप है, तो टेप है, ये लंबा सा बेलन होता, सिलेंडर होता,
और सिलेंडर के सरफेस पे हमने पॉजिटिव चार्ज डाल दिए हो, तो या आप सोच लो, ऐसे सोचो कि सिर्फ पॉजिटिव चार्जों का एक सिलेंडर हमने बना लिया है, कोई सरफेस नहीं, किसी धातु पर, किसी मेटल के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज नहीं रखे, हमने सिर्फ चार्जों को एक चादर नुमा एक गोल सिलेंडर के फॉर्म में कर लिया। हो सकता है ये हार्ड हो सिचुएशन सोचने के लिए, बट जस्ट इमेजिन, ट्राई टू इमेजिन दिस। तो आपके पास कैसा है, अब चूंकि सिलेंडर है तो सिलेंडर भी, अब तार में क्या होता है, तार पतला होता है, सिलेंडर थोड़ा मोटा होता है ना, तार का एक विड्थ, थोड़ा उसकी थिकनेस बढ़ा दे रहे हो। तो जनरली क्या होगा, अगर आपके पास सिलेंडर भी है तो चार्ज तो उसकी लेंथ पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का यही होगा, E बराबर लैम्डा अपॉन 2πr, जो कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज जब एक के नीचे अरेंज होते हैं उसका होता है। तो आर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पर चार्ज जो है, चूंकि सरफेस, अभी सिलेंडर है ना, तो उसका सरफेस भी तो है, उसका सरफेस एरिया भी है, तो चार्ज यहाँ सरफेस से बटे हैं, और हमें मालूम है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी भी एक चीज होती है। तो अब आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को चार्ज अपॉन एरिया लिखते हो। अब यहाँ पर सिलेंडर है जिसका रेडियस r है और इसकी लंबाई l है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 2πrl इसका सरफेस एरिया होगा। आई होप आप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। तो अब आप क्या करो, चार्ज अपॉन लेंथ को एक साथ ले लो, चार्ज अपॉन लेंथ को आपने बच्चा एक साथ ले लिया, बच्चा 1/2r। अब ये जो चार्ज अपॉन लेंथ होता है इसको हम लाइन चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो जैसे आपने लाइन चार्ज डेंसिटी की बात कही, तो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसको आपने 2πr से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी टाइम 2πr इज इक्वल टू लाइन चार्ज डेंसिटी। और जब आप इसको रखोगे तो आपके पास ई की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू आप रखो, यहाँ से लेमडा की वैल्यू जब रखोगे तो 2πr चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2π एप्सिलॉन r, 2πr कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर एक सरफेस का रोल आ गया है और आपके सरफेस से बहुत सारे चार्ज इकट्ठा है, तो अब अगर आप किसी दूरी पे जाओगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दूर आपने r दूरी पर हो, लेकिन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी r नहीं आ रहा है, सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन सम कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट। अब सवाल ये आता है कि आखिर E क्यों नहीं है फंक्शन r का। फंक्शन आर का ना होने का मतलब है कि अगर आपके पास इस तरह से बहुत सारे चार्ज हैं, आप चाहे उसे 2 सेंटीमीटर की हो, चाहे 3 सेंटीमीटर पे हो, चाहे 4 सेंटीमीटर पे हो, आपका ई हमेशा फिक्स रहेगा। जबकि हमने तो ये पढ़ा है कि चार्जों से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती है। तो अब आखिर यहाँ पर क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि जब आपके पास एक सिलेंडर है, एक बेलन है जिसके ऊपर चार्ज बिखरे हुए हैं, उससे हम किसी भी दूरी पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आर दिख नहीं रहा है। खैर, इस फॉर्मूले की जो वैलिडिटी है वो होती है स्मॉल आर पर। मतलब आप ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वाली बात को, इवन एटॉमिक स्केल पर अगर आप सेंटीमीटर में भी जा रहे हो तो भी ये फॉर्मूला वैलिड वहां पर ठीक से नहीं होता है। तो ये स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला जो है वो छोटी डिस्टेंसेस के लिए, आप कुछ माइक्रोमीटर की दूरी पर हो तब तक तो ये अच्छे से काम करता है। लेकिन फिर भी वो तो लिमिटेशन की बात होगी, फिर भी इस फॉर्मूले के अंदर से आर हट गया है। तो इसका कारण क्या है? इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा कारण है। जरा सोचो, आपके पास इस तरह से बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मौजूद हैं और आप उनसे किसी दूरी पर हो। जैसे आपके पास, लेट मी जस्ट इस सिचुएशन को मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो सपोज आपके पास इस तरह से बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ये आपके पास सिलेंडर की सरफेस पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और आप यहाँ खड़े हो, इनसे आप इनसे जो है कुछ दूरी पर यहाँ पे खड़े हो, आर दूरी पे खड़े हो। अब आपके ऊपर इस चार्ज का प्रभाव है, 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 इन सारे चार्जों का आपके ऊपर प्रभाव है। तो इस वजह से, इसकी वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करो, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से, सारे चार्जों की वजह से आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है। तो इन सारी इलेक्ट्रिक फील्डों का सम कोई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गए। मान लो वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 100 है, तो आपको 8 इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूशन मिला, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 100 यूनिट हो गई। अब देखो, अब आप जहां थे वहां से खिसक के दूर चले गए, तो खिसक के दूर चलने से तो आपके इन 8 जो शुरुआत के 8 चार्ज थे उनसे दूरी आपकी बढ़ गई। तो अगर आपकी दूरी बढ़ गई तो चूंकि हमें मालूम है कि किसी भी चार्ज से दूर जाने पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/r² के हिसाब से घटती है, तो इन 8 चार्जों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम हो जाएगी। तो मान लो इन 8 चार्जों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का सम जो होगा वो 80 आएगा फॉर एग्जाम्पल। लेकिन चूंकि आप दूर जा चुके हो तो अब आपको कुछ और चार्ज भी दाएं बाएं ऊपर नीचे और भी अब आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, और अब आपको उस दूरी पर इन चार्जों का भी एक ठीक ठाक सा कंट्रीब्यूशन दिखाई पड़ेगा। तो वो जो चार्ज दिखने शुरू हुए वो अपना कंट्रीब्यूशन डाल करके फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना ही कर देंगे जितना पहले था। तो इस तरह से आप ये सोच सकते हो कि जब आपके पास 2 डायमेंशनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और आप जब पास खड़े हो चार्जों के,
तो उस समय आप किसी एक चार्ज के इन्फ्लुएंस में हो मुख्य रूप से। थोड़ा पीछे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास महसूस होगी, थोड़ा पीछे जाओगे तो उस मुख्य चार्ज से तो आप दूर चले गए, तो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपके ऊपर लगने वाली कम होगी, बट क्योंकि आप उस समय दूर चले गए हो तो और चार्जों का भी आपके ऊपर इन्फ्लुएंस आ जाएगा, और जब और चार्जों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आएगा तो उसका असर क्या होगा, जो जो दूर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही थी वो अब कंपनसेट हो जाएगी, लॉस आपका कंपनसेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर आपके जो चार्ज हैं उन चार्जों से दूर जाने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई भी 1/r वाला फैक्टर यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि r के साथ जो भी लॉस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो और चार्जों के इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभाव में आने से वो लॉस कंपनसेट हो जा रहा है। तो आई होप यू गॉट दिस आइडिया। दिस इज अ वेरी काउंटर इंटुइटिव आइडिया, एकदम सामान्य से कॉमन सेंस से थोड़ा सा अलग है, बट है बड़ा ही प्यारा आइडिया। चले अब हम अपने अगले पड़ाव पे आते हैं कि भैया चलो मान लिया अभी पिछली बार तुम्हारा हॉलो स्फीयर था, अब की बार सॉलिड स्फीयर, ठोस भरा हुआ एकदम बेलन है, ठीक है, ठोस भरा हुआ आपके पास एक जैसे एक सिलेंडर है, एक टैंक है, एक टब है या कुछ भी मान लो, और इसके अंदर एकदम ठसम ठस चार्ज भर दिए हैं एकदम। तो अगर आप इस टैंक से बाहर हो, इस सिलेंडर से बाहर हो, तो आपको ये पूरा चार्ज दिखाई पड़ेगा। तो उस समय आपको ये चार्ज सिर्फ एक ऐसा लगेगा कि एक लाइन एलिमेंट है जिसका सरफेस, जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं, इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप आर दूर हो, काफी दूर हो, तो आपके लिए एक लाइन जैसा ही दिखाई पड़ेगा, जैसे है ना एक मोटा सा सिलेंडर भी है तो अगर दूर से देखेंगे तो हमें पतले से तार जैसा दिखाई पड़ेगा दूरी की वजह से। तो यहाँ पर आप चूंकि दूर हो तो आपके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो λ/2πr होगा, जैसा कि हमने लाइन चार्ज के बारे में से पहले देखा था। तो वहां पे सिलेंडर इज लाइक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मसला कब फंसेगा, मसला तब फंसेगा जब आप सिलेंडर के अंदर कहीं हो। अब मान लो सिलेंडर के अंदर आप हो, आप इस जरा डायग्राम को देखो, तो जब आप सिलेंडर के अंदर हो तो अगर वहां पे गॉसियन सरफेस आप खींचोगे तो गॉसियन सरफेस केवल इतने चार्जों को ही अपने अंदर घेरे होगा। अब इस हालात में इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है वो अपना रोल प्ले करेगी, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है ना, ठोस भरा हुआ है। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे होगी, ρ/2πε टाइम r। देखो यहाँ पे बड़ा पेचीदा सा मामला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा चार्जों की वजह से बढ़ेगी, सही बात है। यहाँ पे देखो जैसे जैसे आपकी अब आप अगर मान लो यहाँ पे हो, इस जगह पे आओगे तो आपको गॉसियन सरफेस और बड़ा हो जाएगा, गॉसियन सरफेस और बड़ा हो जाएगा, तो उस हालात में क्या होगा, गॉसियन सरफेस के और बड़ा होने से ज्यादा चार्ज उसके अंदर घिरे जाएंगे। तो जितने ज्यादा चार्ज घिरेंगे, जितने ज्यादा चार्ज वहां पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, जितना ठोस ये होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जब आपका आर बढ़ेगा तो आर बढ़ने से ज्यादा चार्ज घिरेंगे तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डेंस चार्जों की वजह से बढ़ रही है, और जब आप उससे दूर जा रहे हो तो आर बढ़ने की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि जब आप एक्सिस से पेरिफेरी की तरफ जाओगे, सरफेस की तरफ जाओगे सिलेंडर के, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ लीनियरली बढ़ेगी। और जब आप सरफेस से दूर जाओगे, आपका आर एक्सिस से दूर है और आप सिलेंडर से बाहर निकल गए, तो ऐसे हालात में ई जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा 1/r के, और उसमें इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिके करेगी। तो दो चीजें आपने देखी, विद इन द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करती है लीनियरली, आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर डिक्रीज करती है 1/r से, ना कि r²। यहां पर सॉलिड स्फीयर और सॉलिड सिलेंडर का आपको एक रोल समझना है। सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, सॉलिड स्फीयर है तो इसके अंदर रहोगे तो ऐसे बढ़ेगी लीनियरली और फिर तेजी से घटेगी 1/r² के हिसाब से। सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/r² से, अगर आप स्फीयर से बाहर जा रहे हो। लेकिन सिलेंडर में 1/r के हिसाब से घटती है बाहर जाने पर, और लीनियरली तो जैसे सॉलिड स्फीयर में होता है वैसे सॉलिड सिलेंडर में भी होता है, आर के हिसाब से बढ़ती है। तो ये थोड़ा सा कैच पॉइंट है प्यारो, जिसको आपको समझ के रखना है। अब आते हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा सा फनी सा एक सिचुएशन है। आपके पास चार्ज की शीट है। यहाँ चार्ज की शीट कहने का प्यारो मेरा मतलब ये है कि सिर्फ बहुत सारे मान लो पॉजिटिव चार्ज हैं, उन्हीं की आपने एक चादर बना दी है। आपने ऐसा नहीं किया कि एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर चादर रखा है, एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज रखे हैं। नो, ऐसा सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन ये है कि आपने पॉजिटिव चार्जों की एक पूरी शीट बना रखी है। तो मैं मालूम है कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से चारों तरफ निकलेंगे, लेकिन चूंकि प्लस चार्ज के ऊपर एक और प्लस चार्ज है तो वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एक दूसरे के साथ दोनों तरफ बिखरते चले जाएंगे।
तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चादर की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो आपको दे दी गई है। अब इससे आप r दूरी पे जाओगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप जब यहाँ से किसी तरफ जाओगे इस पॉइंट P पर r दूरी पर, तो चूंकि यहाँ मामला वही सिलेंडर जैसा होगा कि बहुत सारे प्लस चार्जेस हैं, तो आप एक से दूर जाओगे तो और भी चार्जों का प्रभाव इस पर आना शुरू हो जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंपनसेट हो जाएगी। तो आपको इस फॉर्मूले में कहीं पर भी r नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में। गॉट द पॉइंट? तो जितनी ज़्यादा चार्ज होंगे उस छोटे से एरिया में, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है। डेंस चार्ज है तो डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, रेयर चार्ज है तो रेयर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन खास बात क्या है, आर पे डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन फिर मैं यहाँ पर आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा, ये जो आर है दिस शुड बी स्मॉल, एंड व्हाट इज द स्मॉल वैल्यू? इट मस्ट बी ऑफ फ्यू हंड्रेड एटॉमिक या फ्यू थाउजेंड एटॉमिक यूनिट। तो अगर एटम की यूनिट 10⁻⁻10 मीटर है, तो अगर आप कह लो 10,000 गुना इसका यानी 10⁴, तो 10⁻⁻6 मीटर यानी कुछ माइक्रोमीटर तक ये रूल बड़े आराम से काम करेगा। आप सोचो कि हम 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर की बात करें तो दिस इज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फॉर द चार्ज डायमेंशन। चार्जों के हिसाब से 10 सेंटीमीटर बहुत बड़ी दूरी होती है। आप सोचो 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 10 × 10⁻³ मीटर यानी 10⁻⁻2 मीटर। और आपकी स्केल कितनी है? 10⁻⁻10 मीटर। तो यानी कि आप 10⁸ टाइम्स की बात कर रहे हो। 10⁻⁸ एक करोड़ों गुना ज़्यादा बड़ी डायमेंशन होती है। तो आपके लिए है खाली मामला 10 सेंटीमीटर का, लेकिन वो 10 सेंटीमीटर एटॉमिक लेवल के हिसाब से कई करोड़ गुना ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस है। इस बात को ध्यान रखना है हमें कि छोटा बड़ा जो हम कह रहे हैं वो किस डायमेंशन के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं। एटॉमिक लेवल पर 10 सेंटीमीटर इज अ बिग वेरी कई करोड़ टाइम्स की बड़ी डिस्टेंस है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में अगर हमने कहा 10 सेंटीमीटर इज वेरी हैंडी काइंड ऑफ थिंग, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है वहाँ पर। ओके, तो अब एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर आपके सामने बताना चाहूँगा। आपको जरा ध्यान देखिएगा, एक चीज़ देखिएगा, यहाँ 2 का आता है मामला, तो 2 याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में 2 रहेगा। अब सवाल ये आता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 2 चार्ज शीट के बारे में बताना है। तो मान लो आपके पास ये 2 चार्ज शीट हैं, ये हमने थोड़ा स्लाइड व्यू से मान लो, जैसे आपके पास जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे ये बुक है, तो ये बुक ऐसी है, 2 डायमेंशन बुक है ना। ऐसे मानो ये बुक है, इसका डायमेंशन x दिख रहा है, y दिख रहा है, ऐसे है। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं आपको, तो आप खाली इसकी एक डायमेंशन देख पा रहे हो। चूंकि बुक की मोटाई है तो आपको इसलिए डायमेंशन में भी लंबाई चौड़ाई दिख रही है। लेकिन आप सोचो कि अगर आपके पास केवल एक पेज हो, लेट मी जस्ट ओके नाउ दिस, ये देखो ये एनवलप है, इसमें एक x है एक y है। लेकिन अगर मैं इसको आपको ऐसे दिखाऊं, ऐसे, तो आपको सिर्फ ये एक लाइन दिखाई पड़ेगी। तो बेसिकली अगर फ्रंट टू फ्रंट, अगर आपके पास फ्रंट टू फ्रंट ऐसे 2 सरफेस हैं, तो अगर आप ऐसे देखोगे तब तो आपको दोनों सरफेस दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको दोनों सरफेस दिखाई नहीं पड़ेंगे, खाली उनकी लाइनें दिखाई पड़ेंगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप इतने बुद्धिमान हो कि आप ये समझ गए होंगे। तो अब क्या हुआ, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज, जिसके मैंने येलो कलर का बताया है, वो है, और एक दूसरी पॉजिटिव चार्ज की शीट ग्रीन कलर की है। अब आप कहोगे सर इसके बीच की दूरी क्या है? तो देखो बच्चा, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना। अभी मैंने बताया है कि चार्ज शीट से दूरी का बहुत बड़ा मसला नहीं होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला अभी हमने किया है कि E = सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये फॉर्मूला जिस डायमेंशन तक सही साबित हो जाता है, मान लो 10⁻⁻6 मीटर की डायमेंशन पे सही साबित हो जाता है, तो हमने अपना केस वैसा ही रखा है कि 1 माइक्रोमीटर की दूरी पर हमने ये 2 पॉजिटिव चार्जों को एक तरह से रख दिया है। अच्छा, अब जरा एक चीज देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पे क्या बनाओगे? सिर्फ आपने एक प्लस बनाओ, इस प्लस वाली सीट को बनाओ, इस शीट है, और इसकी वजह से आप 3 पॉइंट लो, एक पॉइंट ए लो, एक पॉइंट बी लो, एक पॉइंट सी लो, 3 पॉइंट ले लो। अभी जो मैं बता रहा हूँ करना, तो एक पॉजिटिव, एक जो पीले रंग की शीट है, इससे दूरी पर 1 2 3 पॉइंट बनाए। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर जाती हुई मिलेगी, तो आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ये भी बाहर की तरफ होगी, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर भी, और पॉइंट सी पे भी बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से लाइनें डाइवर्ज होती हैं। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद फिर क्या करो, आप एक दूसरे कलर से, जैसे मैंने यहाँ ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है, आप एक और पॉजिटिव शीट बनाओ, और इससे भी इलेक्ट्रिक लाइनें बाहर की तरफ जाएंगी, तो पॉइंट ए पर भी इससे दूर ही जाएंगी, तो ऐसे बन जाएगा। पॉइंट बी पे भी दूर जाएंगी, तो ये देखो बन गया। पॉइंट सी पे भी दूर जाएंगे, तो बन गया। अब जब ये डायग्राम बन गया है, तो जरा पॉइंट ए पे देखो। तो पॉइंट ए पे देखोगे तो पहली प्लेट और दूसरी प्लेट दोनों, पहली शीट और दूसरी शीट दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है वो पैरेलल है। और हमें मालूम है कि इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी,
2 एप्सिलॉन नॉट ये सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये, दोनों एक ही दिशा में है और वेक्टर जब एक ही दिशा में है तो जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डेल्टा अपॉन 2 एप्सिलॉन, डेल्टा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और ये 2 मतलब जुड़ जाएंगे, डेल्टा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन पॉइंट बी पे देखो, दोनों शीटों के बीच में देखो, तो एक की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यानी कि ई एक का ई है लेफ्ट में, एक का ई है राइट में। तो यानी एक को हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, एक को नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो दोनों को मैग्नीट्यूड घटाओगे तो आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है दो सेम चार्ज की जो सीटें होती हैं उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, जीरो हो जाएगा। पॉइंट सी पर क्या होगा, जैसे पॉइंट ए पे हालात थे वैसे ही पॉइंट सी पे हालात होंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएगी, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास देखा कि आपने बाहर की दिशा में दो चार सीटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो हो रही है और दाएं बाएं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी हुई मिली है। ये कब, जब दोनों चार्ज सीट एक ही व्यवहार के हैं, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव। नेगेटिव के लिए मेरा होमवर्क है आपको, जस्ट यूज योर ब्रेन एंड ट्राई टू ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द नेगेटिव चार्ज सीट, यानी कि यहाँ पर आप नेगेटिव चार्ज सीट लो, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज सीट लो, और कोशिश करके देखो कि क्या आप डायग्राम बना पा रहे हो। आएगा यही, बीचों बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और आपकी बार इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा इधर ऐसी होगी, इधर ऐसे होगी, और यहाँ पर भी एक इधर होगी, एक बाएं होगी, एक दाएं होगी, तो कैंसिल हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड दोनों का इतना ही आएगा। ये करके देखिएगा, मजा आएगा। अब अगला केस बनता है कि साहब अगर ऐसा हो, कुछ ऐसा आप सोचें कि आपके एक शीट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की है, ठीक है भैया, है पॉजिटिव चार्ज की, दूसरी शीट जो है वो कैसी है, नेगेटिव चार्जेस की है। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब इसको डायग्राम फिर से बनाना, तो आप फिर से आप क्या करोगे, मेरी सलाह फिर से आप मानिए, सबसे पहले आप एक पॉजिटिव शीट बनाइए, सिर्फ एक पॉजिटिव शीट को आप बनाओ, पॉइंट बनाओ ए, फिर एक पॉइंट बनाओ बी, एक पॉइंट बनाओ सी, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो कि सारी लाइनें बाहर की तरफ जाती हुई रहेंगी, तो आप इन तीनों पॉइंटों पर इस तरह से बाहर की तरफ बना दो। फिर आप नेगेटिव चार्जों की एक शीट बनाओ, नेगेटिव चार्ज की तरफ लाइनें आती हैं, तो आपको इन सारे पॉइंटों पर लाइन को वैसे बनाना है कि वो नेगेटिव शीट की तरफ आ रही हैं। आप देखो बाहर की जो लाइनें हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन भीतर की लाइनें पैरेलल हैं, तो जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मामला ही पलट जाएगा। एक्चुअल में कैपेसिटर के बीच, कैपेसिटर केस में यही होता है कि दोनों प्लेटों के अपोजिट नेचर की होती है, तो दोनों अपोजिट चार्ज प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो बढ़ी रहती है, लेकिन बाहर की दिशा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो या बहुत मतलब नेग्लिजिबली स्मॉल रह जाती है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपको मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास शीट का केस है तो दो सेम चार्ज की शीटों में और दो अपोजिट चार्ज की शीटों में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होती है, जब सेम टाइप की होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम टाइप के चार्जेस होते हैं, और सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होती है, जब दोनों शीटें अपोजिट नेचर की होती हैं। ये है आपका टोटल ओवरऑल जो व्यवहार है। इसी में एक एक्सट्रीम केस और आता है जिसमें हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास मान लो एक कैपेसिटर, एक चार्ज कंडक्टर है, तो मान लीजिए आपके पास एक लोहे का बार है जिसकी लंबाई इनफाइनाइट है, इसका यहाँ कोई और छोर नहीं, यहाँ कोई और छोर नहीं है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक लोहे का टुकड़ा है। अभी आपके पास लोहे का टुकड़ा है, इसकी मोटाई है, ये सिरा पता नहीं कहाँ गया, 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 मतलब बहुत लंबा चौड़ा है। तो क्या होगा, आप इस पे चार्ज डालोगे तो चार्ज क्या करेंगे, जितना आपने चार्ज भरा वो चार्ज खाली कहीं इकट्ठा नहीं होंगे, वो तुरंत इसके ऊपर जूं 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 करके सब फैल जाएंगे, वो सांस जाएंगे ऊपर, सब फैल जाएंगे। तो कितना भी लंबा चौड़ा ये हो, इस चार्ज शीट के, इस कंडक्टर के हर तरफ यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे, इधर भी पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे। आप कहोगे इसकी बात क्यों नहीं करो, क्योंकि इसकी दिशा तो पता नहीं कितनी दूर है, ये पता नहीं कहाँ है, ये पता नहीं कहाँ, ये पता नहीं कहाँ है, इनफाइनाइट शीट हम ले रहे हैं आइडियली। तो हमारा कंडक्टर चूंकि बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसीलिए हमको इतना तो पक्का है कि जब इस पर चार्ज हमने 2 किलो चार्ज इस पर भर दिए थे, मतलब 2 करोड़ चार्ज हमने डाले, तो 2 करोड़ चार्ज यहाँ इकट्ठा नहीं रहे, वो एकदम से सन करते हुए पूरे चार्ज फैल गए होंगे, अब वो शीट के दूसरे कोने जाकर पीछे की तरफ भी आ गए होंगे। तो चारों तरफ से उन 2 करोड़ चार्जों ने अपने आप को एडजस्ट करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हिसाब से इसकी ये सरफेस भी घेर ली होगी, ये सरफेस भी घेर ली होगी। तो इसलिए हम केवल इस फ्रंट सरफेस की बात कर रहे हैं और बैक सरफेस की बात कर रहे हैं। अब आप देखो, क्या ये मामला वैसा नहीं लग रहा जैसे कि 2 पॉजिटिव चार्ज शीट होती है,
तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बाहर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाता है, इधर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाता है। तो इसीलिए आपके बाहर जब आप किसी पॉइंट पे जाओगे तो इस चार्ज कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो ये आएगी। और यहाँ इसलिए भी किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होती है वो भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो इसको ध्यान रखना है, अगर केवल चार्ज शीट है आपके पास, इसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आपके पास किसी चार्ज शीट पे ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक आइडिया बना ले रहे हैं कि कितने एक तरह से एप्लीकेशन की बात होगी। अलग अलग शेप हमने तार की बात की, हमने सिलेंडर की बात की, हमने हॉलो सिलेंडर की बात की, हमने शीट की बात की, फिर हमने पॉजिटिव शीट के अरेंजमेंट की बात की, पॉजिटिव निगेटिव शीट के अरेंजमेंट की बात की, और फिर आखिर में हमने चार्ज कंडक्टर की बात की। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि अगर इस तरह का स्थिति है तो कितना फोर्स काम करे, क्योंकि सारे चार्ज जो है ना वो आराम से नहीं बैठे हैं, क्योंकि हर पॉजिटिव चार्ज अपने पड़ोस से पॉजिटिव चार्ज में बैठा है। और आपको मालूम है कूलम लॉ के हिसाब से पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेंगे, सेम चार्ज रिपल करते हैं। तो ऐसे हालात में सारे चार्ज एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, बल लगा रहे हैं। आप सोचो आप दुश्मनों के बीच में बैठे हो, और आप ही दुश्मन नहीं, हर कोई एक दूसरे का दुश्मन है। सब पॉजिटिव चार्ज, सब कूलम्बिक फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ढकेल दूर भेजना चाहे, दूर जाओ दूर जाओ। लेकिन जगह की कमी है तो आप क्या करो, किसी तरह से तनाव में बैठे हो, जैसे मौका मिला यू विल फ्लाई। तो फोर्स ऑन चार्ज कंडक्टर जब हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि किस तरह से कंडक्टर लेते हैं और कंडक्टर के ऊपर कैसे हम एक लोकेशन देखते हैं, और वहां से फिर हम फोर्स की बात करेंगे कि फोर्स कितना लगता है। तो फोर्स का भी फॉर्मूला हमारे पास आएगा, और अगर हम फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दें तो हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की भी बात कर लेंगे, जो कि बड़ा ही अच्छा सा फॉर्मूला है, बड़ा ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। तो अगले लेक्चर में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको कंप्लीट करने के साथ साथ और भी जो इसके स्ट्रेस और भी जो टॉपिक हैं उनको हम यहाँ पर कंप्लीट कर लें। चलिए अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।